बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंतहाई आसान टॉपिक है और नाम से ज़ाहिर है, बल्कि नाम ही काफ़ी है कि ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, इफ़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्लेम्स आर राइजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ क्या कर रहा हो, क्लेम्स कर रहा हो, राइज कर रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते वो फंक्शन का ग्राफ क्लेम्स कर रहा हो तो वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन descends or falls as you move from left to right the function is decreasing function। अगर ग्राफ बढ़ रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्राफ डिसेंड कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, नीचे की तरफ मूव कर रहा हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात की समझ आ रही। तो ये ग्राफिकली इसको पहचाना इंतहाई आसान है। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देख के समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करें। हम सबको पता है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस पर तो वैल्यूज इंक्रीज होती है। जिस तरह यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, वैल्यू इंक्रीज करी। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस पर तो वैल्यूज क्या होती है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई ग्राफ ड्रा करता हूँ। इस तरीके से मैंने कोई ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ये किसी फंक्शन का ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर ये तो नज़र आ रहे, बाय ऑब्जर्वेशन भी हम कह सकते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे ही एक्स एक्सिस पर वैल्यूज इंक्रीज होती है तो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है, इफ द ग्राफ फंक्शन क्लेम्स आर राइजेस, राइज कर रहा हो, राइज कर रहा हो, देख ले राइज कर रहा है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वैल्यूज जैसी जैसी इंक्रीज होती है उसी के साथ साथ ये ग्राफ भी राइज कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, यानी 5 पॉइंट पे यहाँ पर एफ ऑफ 5 पे कोई वैल्यू आएगी और ये मजीद इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे ग्राफ को हम फिर क्या कहेंगे, इस फंक्शन को फिर कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक और ग्राफ में बनाता हूँ, देखे समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन 1 2 3। मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। इस तरह कोई फिगर मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, इस तरह मैंने फिगर ड्रा कर लिया। अब देख ले, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। या चलो इसको हम जी ऑफ एक्स का नाम देते हैं। एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा। तो अगर आप देख ले यहाँ पर जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, फॉल कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि इफ द ग्राफ डिसेंड्स और फॉल्स एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं यानी एक्स एक्सिस पर वैल्यूज तो बढ़ रही है लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है, फॉल करे, तो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम फिर क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो ग्राफिकली इसको पहचानना इंतहाई आसान है, ग्राफिकल डिफिनीशन भी इसकी इंतहाई ईजी है। अब थोड़ा इसकी एक और डिफिनीशन देखते हैं, एनालिटिकल डिफिनीशन, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो डिफिनीशन की तरफ ज़रा देख ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इस पे समझने की कोशिश करें। कह रहे कि लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइन ऑन इंटरवल आई। जनरली मैंने उस इंटरवल को आई से रिप्रेजेंट किया जाए। एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल आई पर वो डिफाइन है। अब क्या करें, एंड लेट x1 एंड x2 बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन इंटरवल, और उस इंटरवल से मैंने कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए x1 x2। जनरली मैंने कोई दो पॉइंट्स अपनी तरफ से ले लिए उस इंटरवल से। अब ये क्या कह रहे, इफ़ अगर f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ x1 आ जाए, अगर f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर आ जाए f ऑफ x1 से, वेन एवर x1 की वैल्यू लेस देन हो x2 से, देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या कह रहे कि f ऑफ x2 वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ x1 वेन एवर x1 लेस देन x2, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। क्या मतलब सर, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ग्राफिकली देख ले, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर है वाई एक्सिस। बात की समझ आ रही है। मैं कोई दो पॉइंट्स लेता हूँ अपनी तरफ से, ये मैं लेता हूँ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के
राइट साइड पे मैंने x1 ले लिया, यहाँ पर ले लिया x2। चूँकि कॉमन सेंस की बात है कि जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कम होगी x2 से ना, क्योंकि यहाँ पर देख ले ओरिजिन है, यहाँ पर 1 होगा 2 होगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं x1 को 2 का नाम देता हूँ, इसको 4 का नाम देता हूँ, तो 2 इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं ले रहे ना, डिफिनीशन जो आप करेंगे तो वो तो जनरलाइज डिफिनीशन आपने करनी होगी, जनरली कोई वैल्यू लेनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि x1 इज़ लेस देन x2। बात की समझ आ रही है? x1 की वैल्यू मैंने ले ली, x1 की वैल्यू लेस देन है x2 से, क्योंकि x1 लेफ्ट साइड पर है और x2 राइट साइड पर पड़ा हुआ है इस रियल नंबर लाइन पर या इस x एक्सिस पर, ठीक है। ये मेरे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये मेरे पास f ऑफ x है और इसका ग्राफ मैंने इस तरीके से ड्रा कर लिया। अब x1 जो है, जब मैं इस फंक्शन के हवाले करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है f ऑफ x1। जब x2 में इस फंक्शन के हवाले करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x2 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो x1 पर देख ले मेरे साथ f ऑफ x1 आ रहे, x2 पर देख ले f ऑफ x2 आ रहे, तो क्या ये ग्राफ इंक्रीज नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा? जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे तो ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहे, ऊपर की तरफ जा रहे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादा होगी और यहाँ पर वैल्यू कम होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर देख लेना, इसमें x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है और यहाँ पर यहाँ पर y की वैल्यू 2 है और यहाँ पर y की वैल्यू 4 है फॉर एग्जांपल। तो देख ले यहाँ पर वैल्यू कम है और जैसे f ऑफ x2 पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, 4 है। बात की समझ आ रही? तो f ऑफ x1 वो लेस देन है f ऑफ x2 से, यानी f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर है f ऑफ x1 हो जाएगी। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो x1 इज़ लेस देन x2, वो तो बात हमें समझ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन को देख ले, आउटपुट को देख ले, f ऑफ x1 लेस देन है f ऑफ x2, f ऑफ x1 की वैल्यू वो कम है f ऑफ x2 से, ग्राफिकली आपको नज़र आ रहे। तो यही बात इन्होंने ये यहाँ पर भी लिखी है कि f ऑफ x2 की वैल्यू अगर ग्रेटर हो x1 से, या इसको एक और तरीके से लिखेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे ऑन डेट इंटरवल। जो इंटरवल हमने लिया होगा, यहाँ पर इंटरवल चलो हम i ले लेते हैं, तो इस i इंटरवल में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे कि इफ f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, वेन एवर x1 लेस देन x2, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, x1 की वैल्यू कम हो x2 से, लेकिन f ऑफ x2 लेस देन हो जाए f ऑफ x1 से, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ग्राफिकली देख ले तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x1 वैल्यू ले ली, यहाँ पर x2 ले ली, ठीक है। x1 लेफ्ट साइड पर है तो x1 की वैल्यू कम होगी, x2 राइट साइड पर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये तो बात क्लियर है ना। इसलिए मैंने लिखा है कि x1 लेस देन x2 है। अब मेरे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली भी आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन का जो ग्राफ है ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये डाउन आ रहा है, यानी फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर x1 जो है, यहाँ पर x1 की वैल्यू f ऑफ, यानी x1 जब आप इस फंक्शन के हवाले करेंगे तो आपके पास f ऑफ x1 आंसर आएगा, x2 जब आप इस फंक्शन के हवाले करेंगे तो आपके पास यहाँ पर f ऑफ x2 आंसर आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, x1 की वैल्यू तो x2 से कम है, लेकिन जब ये x1 पॉइंट में इस फंक्शन को देता हूँ तो ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है इस f ऑफ x2 से, f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है f ऑफ x2 से। यहाँ पर देख ले इसकी वैल्यू कोई 9 होगी, यहाँ पर देख ले y पर इसकी वैल्यू कोई 4 होगी, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 4। बात की समझ आ रही है? तो f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2, या एक और तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो हम कहेंगे कि f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1। बात की समझ आ रही है? तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि अगर f ऑफ x2 की वैल्यू कम हो जाए f ऑफ x1 से, whenever x1 लेस देन x2, then the function is said to be decreasing function, और वो आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी नज़र आ रहा है। बात की समझ आ रही है? तो ये आपने डिफिनीशन याद रखनी, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ सकता है, ठीक है। तो इन सिंबल्स पर, इन इक्वलिटी पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बाज़ बुक में ये थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। f ऑफ x2 लेस देन है f ऑफ x1 से, यानी x2 की वैल्यू कम है x1 से, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन है f ऑफ x2 से, तो बाज़ बुक में इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो सेम डिफिनीशन है, तो इन इक्वलिटी इन्होंने चेंज करा दी है। या यहाँ पर f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना,
एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर है, तो मतलब है कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू से। तो अगर बुक में इस तरह लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, या एक्स टू की वैल्यू देखें 2 की वैल्यू कम है 4 से, तो 4 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 2 से ना, तो वही सेम बात है ना। बात की समझ आ रही? तो इस डिफिनीशन को आप नोट कर ले। अच्छा जी, नोट में क्या कह रहे हैं कि बिकॉज वी यूज द इनइक्वलिटी लेस देन टू कंपेयर द फंक्शन वैल्यूज इंस्टेड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू। कह रहे कि हमने चूंकि इनइक्वलिटी लेस देन यूज की है, इसलिए इट इज समटाइम्स सेड दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। तो इस वजह से इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको प्री कैलकुलस सीरीज में समझा चुका हूँ जब मैं वो इनइक्वलिटी टॉपिक कर रहा था, कि हमारे पास 4 इनइक्वलिटीज़ होती है ना, लेस देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर आर इक्वल टू। ठीक है, तो ये बात समझने की कोशिश करें कि जब भी हमारे पास लेस देन का सिंबल आ जाए या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी इसको कहा जाता है। और जब हमारे पास लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाए तो इसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इसको कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। बात की समझ आ रही है? चूंकि यहाँ पर इसकी डिफिनीशन में लेस देन यूज हुए, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनइक्वलिटी अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो आपने कहना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो आपने कहना है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें यही बात कही जा रही है। ठीक है, सिंपल भी कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन बाद जगह पर इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कहा जाता है, तो इस सिंबल की वजह से कहा जाता है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं कि द इंटरवल आई मे बी फाइनाइट। इंटरवल फाइनाइट भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बाउंडेड इंटरवल, बाउंडेड होते हैं वो। ठीक है, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अनबाउंडेड। अगर बाउंड्री मालूम हो, एंड पॉइंट्स मालूम हो, तो फिर वो इंटरवल फाइनाइट हो जाएगा, जिसे बाउंडेड कहते हैं। अनबाउंडेड का मतलब है कि जिसका कोई बाउंड्री हो ही नहीं, एंड पॉइंट्स मालूम ही ना हो, इनफाइनाइट तक जाता हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल या अनबाउंडेड वो बन जाएगा। तो ये भी नोट है। तो चलो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, कि आपने एग्जाम्पल को किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ देख लें। हमें एक फंक्शन दिया है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये फंक्शन लिया था, जब मैं आपको पीस वाइज फंक्शन समझा रहा था। ठीक है, तो उसमें भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, यही फंक्शन था। तो आज के लेक्चर में भी मैंने यही फंक्शन लिया था कि आप इन दोनों लेक्चर को थोड़ा बहुत कंपेयर भी कर सकें। और चूँकि इसमें हम पहले ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा है तो इस लेक्चर को भी अगर आप सिर्फ देख ले तो इसमें वो प्रीवियस लेक्चर भी कवर हो जाएगा। ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डेट ग्राफ आपको पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या इस तरह भी हो सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें पीसेस में गिवन होते हैं। देखिए, पीसेस में गिवन है, या ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, साथ में कोई कंडीशन भी गिवन होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो, तो आपने माइनस एक्स फंक्शन लेना है। अगर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में हो, क्लोज इंटरवल, तो आपने फिर एक्स स्क्वायर फंक्शन लेना है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपने फिर ये 1 लेना होगा, ये वाला फंक्शन लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनाएंगे, इंतहाई आसान है। पहले एक टेबल आपने बनाना होगा, टेबल में वैल्यूज पुट कर ले। देख ले, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगी वाई। वाई से मुराद फंक्शन है। इस एफ ऑफ एक्स को मैं वाई का भी नाम दे सकता हूँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होते हैं, फंक्शन का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एफ ऑफ एक्स की बजाय मैं वाई भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम कोई नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, -3, -2, -1। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज मैं कहाँ पर पुट करूँगा, इस फंक्शन में, इसमें। तो कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज है ना, यानी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। तो x की वैल्यू लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें ये -x लेना होगा, ये वाला फंक्शन लेना होगा। तो इस -x में हमें -3 पुट करना होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसको आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी -3 पुट करने पर मेरे साथ फंक्शन का आंसर 3 आ रहे हैं, -2 पुट करने पर मेरे पास आंसर 2 आ रहे हैं, -1 पुट करने पर मेरे पास आंसर 1 आ रहे हैं। एक और टेबल हम बना लेते हैं,
इसको मैं x का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आपके पास फंक्शन y आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कोशिश ये करनी है कि ये तमाम कंडीशन, ये तमाम फंक्शन हमारे पास यूज़ हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना होगा। जिस तरह x लेस देन 0 मैंने ले लिया, अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू लेनी होगी, या 0 और 1 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का भी सिंबल आया है। तो चलो मैं एक 0 वैल्यू लेता हूँ, एक 1 लेता हूँ। ठीक है, तो चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इन्होंने कहा कि 0 से लेकर 1 तक आप वैल्यू लेंगे तो ये वाला फंक्शन आपने फिर कंसिडर करना होगा, एक्स स्क्वायर। तो 0 को आपने इस एक्स स्क्वायर में पुट करने तो आपके पास 0 आ जाएगा, 1 को आप एक्स स्क्वायर में पुट कर ले आपके पास 1 आ जाएगा। तो 0 पुट करने पर 0 आंसर आ रहे, 1 पुट करने पर आपके पास फंक्शन का आंसर भी 1 आ रहे। अब किसकी बारी है, अब देख ले, एक और टेबल हम बनाएंगे। देख ले, यहाँ पर समझने की कोशिश करें, मैंने एक और टेबल बना लिया, यहाँ पर आप x नाम दे दें, यहाँ पर y। अब क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, यानी मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 और भी आप ले सकते हैं, लेकिन चलो 3 वैल्यू भी काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, इन्होंने कहा कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे तो आपने कौन सा फंक्शन लेना हो, ये वाला कांस्टेंट फंक्शन। अब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, तो चाहे हम x की कोई भी वैल्यू ले ले, अप टू इनफाइनाइट तक चले जाए, आंसर क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। बात की समझ आ रही, तो 2 पुट करने पर भी आंसर 1 आएगा, 3 पुट करने पर भी आंसर 1 आएगा, 4 पुट करने पर भी आंसर 1 आएगा, अप टू इनफाइनाइट। 100 ले ले, 200 ले ले, आपके पास फंक्शन का आंसर यानी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, इस ऊपर वाले में तो x था, वेरिएबल था, तो उसकी जगह पर हमने वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट ही आएगा। ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं, अच्छा जी, 2 पे पुट करने पर 1 आ रहे, 3 पुट करने पर भी 1 आंसर आ रहे, 4 पुट करने पर भी 1 आंसर आ रहे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। चलो मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक्स वाई प्लेन आपने बनाना होगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या एक्स प्राइम से इसको डिनोट किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा वाई प्राइम। ठीक है, इस पर हम वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। और चूंकि y की वैल्यू नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि y की वैल्यू तमाम नॉन नेगेटिव है ना, तो -1 -2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देख ले ऑर्डर पेयर को, -3 वैल्यू पुट करने पर 3, यानी ये पहली वैल्यू x की है और ये दूसरी वैल्यू y की है। -3 पुट करने पर 3 आंसर आए, तो x एक्सिस पर -3 टाइम चले जाए, y एक्सिस पर 3 टाइम, तो 3 और -3 को मिला ले, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर इस तरह आपने एक डॉट को ड्रॉ कर लेना है। -2 पे 2 आंसर आ रहे, -2 और 2 को मिला ले, तो यहाँ पर डॉट को ड्रॉ कर ले। -1 पे 1 आ रहे, तो -1 और 1 को मिला ले, फिर इनको आप भी ख़त्म भी कर सकते हैं, ये लाइन्स को सिर्फ डॉट आपने ड्रॉ करने हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इस दूसरे टेबल को देख ले, 0 पे 0 आंसर आ रहे, तो 0 के ऊपर आपने डॉट ड्रॉ कर लेना है। 1 पे 1 आ रहे, तो 1 और इस 1 को मिला ले, यहाँ पर आप डॉट ड्रॉ कर ले। फिर क्या कह रहे, 2 पुट करने पर भी 1 आंसर है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2 और 1 के सामने डॉट ड्रॉ कर ले, 3 और 1 के सामने डॉट ड्रॉ कर ले, 4 और 1। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, ये इस तरह अप टू 100 आ जाएगा इन्फिनिटी तक, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप मिला लें। ठीक है, हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, तो देख ले, मैं इन पॉइंट्स को अगर मिला लेता हूँ तो ये इस तरह बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, और ये इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम 5 ले ले फिर भी 1 आएगा, 6 ले ले फिर भी 1 आएगा, तो ये आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते, बढ़ा भी सकते। तो ये तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ज़रा देख ले कि आया ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन क्या हमें शो कर रहे हैं। वैसे तो ये बाय ऑब्जर्वेशन भी आप बता सकते हैं कि सर ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, तो ये डिक्रीजिंग है, लेकिन सर फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। लेकिन देख ले, समझने की कोशिश करें, तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ से लेकर 0 तक, और ये हमें बाय ऑब्जर्वेशन भी नज़र आ रहे। देख ले, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे देख ले, ये फंक्शन, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहे, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, डाउनवर्ड की तरफ आ रहे, फॉल कर रहा है। देख ले, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे, वैल्यू तो इंक्रीज करिए ना,
पहले -4 वैल्यू थी, फिर -3, तो -4 और -3 में -3 ग्रेटर है, -3 और -2 में -2 ग्रेटर है, फिर -1 ग्रेटर है, फिर 0 ग्रेटर है। तो जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। तो किस इंटरवल में? -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये जो इंटरवल है इसमें ये ग्राफ फॉल कर रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन डेट इंटरवल। इसलिए इन्होंने कहा कि -इन्फिनिटी से 0 तक ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अब देख ले 0 के बाद अचानक ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, 0 से 1 की तरफ आते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये ग्राफ जो है राइज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं 0 से 1 तक। तो इंटरवल 0 और 1 में ये ग्राफ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहा? तो इसलिए इन्होंने कहा द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में? 0 से 1 तक। बात की समझ आ रही? अच्छा, 1 के बाद फिर क्या हुआ? ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। 1 के बाद क्या हुआ कि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह एक्स एक्सिस से पैरेलल ये आगे बढ़ रहा है। अब ये ना इंक्रीज हो रहे ना डिक्रीज हो रहे, इस तरीके से आगे बढ़ रहे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहे, ठीक है ना? ये राइज कर रहे हैं ना ये फॉल हो रहे। जैसी वैल्यूज इंक्रीज होती है 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो वही ग्राफ आपको नजर आएगा। 3 से 4 की तरफ जाते हैं, 4 से 5 की तरफ जाते हैं, 5 से 6 की तरफ जाते हैं, तो ये ग्राफ ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये फिर क्या होगा? इस 1 से लेकर 1 के बाद ये इस तरह हुआ है ना, तो 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक, इस इंटरवल में अप टू इन्फिनिटी तक अगर हम चले जाए, 100 तक पहुंच जाए, 1 लाख तक पहुंच जाए, तो ये इसी तरीके से मूव करेगा, ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ेगा। तो इस इंटरवल में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ ना इंक्रीज हो रहे ना डिक्रीज हो रहे, तो इसको हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग फंक्शन। द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। देख ले 1 के बाद ये शुरू हुआ है, ना इंक्रीज कर रहे ना डिक्रीज कर रहे, बिकॉज द फंक्शन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन है, वो वहां पर फंक्शन जो था कांस्टेंट था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 थी ऑन डेट इंटरवल, एंड हेंस the strict inequalities in the definition of increasing or decreasing are not satisfied on this interval। जो हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की वो जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर देख ले x1 की वैल्यू वो तो लेस देन है x2 से, x1 की वैल्यू लेस देन है ना, देख ले 2 की वैल्यू 3 से कम है, 3 की वैल्यू 4 से कम है। तो जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं x1 की वैल्यू x2 से कम है, लेकिन मसला ये है कि जब मैं ये 3 इस फंक्शन को देता हूँ तो मेरे पास 1 ही आंसर आता है, 4 इस फंक्शन को देता हूँ फिर भी 1 आंसर आता है। तो ना ये तो बेसिकली एफ ऑफ x2 जो है ना ये लेस देन है एफ ऑफ x1 से, ना एफ ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ x1 से, वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस वजह से इसको हम ना इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना? तो ये एक ऐसा फंक्शन मैंने लिया था, एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें आपने डिक्रीजिंग फंक्शन को भी देख लिया, इंक्रीजिंग को भी देख लिया, और नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग को भी आपने समझ लिया। बात की समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी और ये डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल मैं हूँ ना, आप एनी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।